हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि नागपुर के हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अजीबोगरीब सा फैसला सुनाया था। एक्चुअली हुआ यह था कि वहां पे एक छोटी बच्ची थी, उसके टीचर ने उसको सेक्सुअली असोल्ट किया था। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने कहा, जब तक कोई इंसान किसी के और को या स्पेशली किसी बच्चे को अगर वो स्किन टू स्किन टच नहीं करता है, तब तक हम उसको सेक्सुअली असोल्ट नहीं मानेंगे, अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट। अब ये बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज है। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि जब कोई किसी को सेक्सुअली असोल्ट करता है तो क्या उसके लिए स्किन टू स्किन स्किन टच होना जरूरी है? अगर वो कपड़ों के ऊपर से उसको टच करेगा तो क्या उसको सेक्सुअल असोल्ट नहीं मानेंगे? अब मान लो उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। अगर ग्लव्स पहन के वो किसी और को असोल्ट करता है, किसी के साथ छेड़खानी करता है, कोई बदतमीजी करता है, तो क्या उसको हम लोग सेक्सुअली असोल्ट नहीं मानेंगे? ये बहुत ही अजीबोगरीब सा फैसला था हाई कोर्ट का, नागपुर हाई कोर्ट का। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसमें फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट, जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस एक्ट, ठीक है, इसके सेक्शन 7 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी सीधा सीधा कह दिया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्किन टू स्किन टच है कि नहीं है। अगर उस इंसान की इंटेंशन, मतलब इंटेंट, उसकी इंटेंशन, उसका इरादा अगर गलत है तो उसको सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट। और ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर हाई कोर्ट को डांट भी लगाई है कि आप किसी भी कानून की इतनी नैरो डिफाइन नहीं कर सकते हो। जब जब जस्टिस की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड मामले में यहां पे सोचना पड़ेगा। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने चम्मच का एग्जांपल दिया है। अब ये सोचिए कि जब आप खाने को हाथ से खाते हो तो आपको अलग तरह की सेंसेशन फील होती है, आपको मजा आता है, आपको टेस्ट लगता है। लेकिन जब उसी खाने को जब आप चम्मच से खाते हो तो क्या आप ये कहोगे कि नहीं नहीं, खाना टेस्टी नहीं है क्योंकि मैंने चम्मच से नहीं खाया है? अरे तब भी आपको वही सेंसेशन होती है ना जब आप चम्मच से खाते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है। उसने कहा कि अगर कोई किसी को अगर ग्लव्स पहन के टच करता है या कपड़े के ऊपर से टच करता है, तब भी उसको सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। स्किन टू स्किन टच नहीं होने के बावजूद भी उस इंसान के इरादों के ऊपर फोकस किया जाएगा रादर देन द प्रोसेस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और नागपुर हाई कोर्ट की उस फैसले को यहां पे रिवर्स किया है। ये पूरे का पूरा मामला था। तो इसी न्यूज के साथ आज का हम लोग न्यूज़पेपर शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। आज नवंबर 19 है, फ्राइडे का दिन है और इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। कुछ दिनों से हम लोग इसको नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, कफ एंड कोल्ड मुझे हुआ पड़ा था। आज भी थोड़ा सा, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूं। लेट्स होप कि इसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है ना, उसकी कंटिन्यूसली आपको हम लोग एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज पे जो एक न्यूज है वो है पेटीएम क्रैशेस ऑन लिस्टिंग डे, 1/4 इन्वेस्टर वेल्थ इरोडेड। इरोड का मतलब होता है किसी की वैल्यू कम हो जाना। इरोजन होता है ना, जिसे जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो भी इरोजन होता है। जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका भी इरोजन हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विंड। तो किसी भी चीज को का डिक्रीज होना, बेसिकली उसकी वैल्यू कम होना, उसको आप लोग इरोजन बोलते हैं। तो पेटीएम के जो शेयर्स थे, ठीक है, उसके जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स थे वो इरोड हो गए हैं, उनकी वैल्यू कम हो गई है। अब ये कोई आपसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज आप देखिए, 2021 में कितने सारे कंपनीज जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी वो स्टॉक मार्केट के अंदर आ रही हैं। चाहे जीरोधा हो, चाहे पेटीएम हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, और अभी लेटेस्ट कौन सा आया था, नायका, है ना, नायका। तो इतनी सारी कंपनी अभी स्टॉक मार्केट के अंदर एक्चुअली लिस्टेड क्यों हो रही हैं 2021 में? लगभग 20 से ज्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी हैं और 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वो मार्केट से अरेंज कर चुकी हैं। इसके लिए परसों इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि क्यों इतने सारी कंपनी जो है वो आईपीओ लॉन्च कर रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे दूंगा और यहाँ पे जो देख रहे हो ना आई बटन, कोने में आई बटन आपको दिखेगा, वहां पे जाके उस वीडियो का लिंक है, क्लिक करके आप उसको वीडियो को देख सकते हो। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों इतनी सारी कंपनीज आईपीओ लॉन्च कर रही हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी भी छोटी सी एक्सप्लेनेशन वहां पे दी हुई है। तो इसको मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब
स्टॉक मार्केट के अंदर आप शेयर्स को सेल करते हो, परचेज करते हो, ये सारे का सारा खेल ना डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम है तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो पेटीएम के जो शेयर्स थे उसकी डिमांड अभी मार्केट में कम है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब वो क्यों कम है, इतना ज्यादा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं जाएंगे। खैर, आगे कहता है चुसुल लीडर्स टेल राजनाथ नीड इंफ्रा सी। देखिए ये हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। चुसुल वैली कहां पे पड़ती है, J&K में पड़ती है। वहां पे कई सारी लोकेशंस हम लोगों ने की थी। चुसुल के बारे में पढ़ा था, दोमचक के बारे में पढ़ा था, गलवान के बारे में पढ़ा था, पेंगोंग सोक लेक के बारे में पढ़ा था। बहुत बार उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं प्रीवियसली, अभी कवर नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहां पे एक लॉ है, मतलब वहां पे एक पास है जिसे कहा जाता है रेजांग लॉ। इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। रेजांग लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, क्योंकि 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, यहां पे बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी इसको लेके। और वहां पे एक मेमोरियल भी बनाया गया है सोल्जर्स के लिए, कि जो जो उस समय शहीद हो गए थे ना, उनका यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। इवन अभी गलवान में जो 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, उनका भी मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पे विजिट किया है। एक तो इसलिए ये न्यूज में था, थोड़ा सा आपका प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि रेजांगला कहाँ पे पड़ता है। दूसरी बात, अब जब वहां पे उन्होंने विजिट किया ना राजनाथ सिंह ने, तो वहां पे जो मिलिट्री के हमारे ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने राजनाथ सिंह को अपनी डिमांड बताई है। होता ही है भाई, इतना डिफेंस मिनिस्टर वहां पे गए हैं तो डिमांड तो बताएंगे ही। तो उन्होंने क्या क्या डिमांड बताई है, उन्होंने कहा है, देखिए सर, बॉर्डर के एक पार इंडिया है, बॉर्डर के दूसरी पार चाइना है। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंडिया के कंपैरिजन में कई गुना अच्छा है। अगर आप मोबाइल टावर्स की बात करो, चुशुल में सिर्फ एक मोबाइल टावर है जिसपे 4G नेटवर्क आता है। उसके कंपैरिजन में चाइना वाली साइड में कम से कम 10 मोबाइल टावर हैं जिन पे 4G नेटवर्क आता है। उसके अलावा वहां पे बिजली लगातार आती है, पानी लगातार आता है। इस तरह की सुविधाएं इंडियन वाली साइड में नहीं है। उन्होंने कहा है राजनाथ सिंह को, सर अगर चाहते हो कि फ्यूचर में हम लोग चाइना के साथ अगर लड़ाई होती है, हम बेटर परफॉर्म करें, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम लोगों को इस साइड भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। उसके अलावा चाइना की साइड में रहने वाले जो नोमैड लोग हैं ना, मतलब जो भेड़ बकरियां चराते हैं, उनको पूरी आजादी है, उनके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है, वो जहां मर्जी चाहे अपनी भेड़ बकरियों को चरा सकते हैं। लेकिन इंडिया की साइड में जो नोमैड हैं, और जो हमारे यहाँ पे जैसे जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, कि वो कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आप इनको भी पूरी तरह से आज़ादी दे दीजिए ताकि ये भी हर जगह पे जा सके, क्योंकि वहाँ के जो लोकल गांव वाले होते हैं ना, वो एक तरह से मिलिट्री की हेल्प ही करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन सी जगह पे क्या क्या हो रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स उनको पता रहती हैं। तो ये कुछ बातें जो है उनको बताई गई हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये वी ऑलरेडी वेरी वेल नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्चुअली डेवलप किया जाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है ही। खैर, वहाँ पे आगे बात करता है, सेंटर वर्क्स ऑन द टैक्स फ्रेमवर्क टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सबको पहले पता ही है, एक डिजिटल करेंसी होती है, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता है। जैसे आरबीआई या फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी, जैसे हमारे पास बिटकॉइन हो गई, एथीरियम हो गई ना, अरे 200-300 से ज्यादा बिट क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे होती हैं। खैर, इसको रेगुलेट करने की बात चल रही है। देखिए, हमारे हाथ में जो रुपया होता है, जो डॉलर होता है, इसको तो रेगुलेट वहां का सेंट्रल बैंक कर लेता है, क्योंकि इसकी सप्लाई सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी सप्लाई सरकारों के हाथ में तो होती नहीं है। ये तो प्राइवेट करेंसी होती है एक तरह से, और ना एक तरह से प्राइवेट भी नहीं है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि कोई भी इसको इशू नहीं करता है, कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। अब आप एक चीज समझिए कि जब इस करेंसी को कोई रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब सरकार इसके ऊपर नजर भी नहीं रख सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात यहां पे चल रही है। एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक जो है मीटिंग चल रही है, उसमें बहुत सारे कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें यह मुद्दा सामने उठ के आया है कि क्या हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर को कैसे रेगुलेट करेंगे। उसके अलावा आजकल जब आप टीवी खोलते होंगे, क्रिकेट मैच वगैरह कुछ भी देखते होंगे, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं, है ना। कॉइन स्विच की ऐड आती है, क्रिप्टो विप्टो, है ना, बिटकॉइन, बहुत सारी ऐड आती हैं, जिसमें वो लोगों से बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदिए खरीदिए खरीदिए, है ना। आप लोगों ने भी शायद किसी ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा। रणवीर सिंह की ऐड आती है, आयुष्मान खुराना की ऐड आती है ना, बिटकॉइन। अब ये बात ये समझ लीजिए
कि इंडिया में बिटकॉइन को या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को यूज करना इलीगल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इलीगल नहीं है। इसलिए तो इतनी सारी एडवर्टीज आती है ना। ट्रेड कर सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते हो। ऐसा नहीं होगा जैसे आप करियाने वाले के पास गए, उसने वो बोला भैया लो मुझे दूध दे दो, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करता हूं। तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, बेचने के लिए यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सरकार कह रही है कि देखिए भैया, क्रिप्टो करेंसी ना एक एसेट है। क्रिप्टो करेंसी एक एसेट होता है। जैसे कोई जमीन आपने खरीदी तो वो भी एक एसेट होता है, किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे वो भी एक एसेट होता है। क्रिप्टो करेंसी एक रुपए की तरह, डॉलर की तरह करेंसी नहीं है। ये एक एसेट है जिसको लोग खरीदते हैं ताकि वो इसको बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। इसलिए सरकार कहती है कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग करेंसी ना मान के इसको एक एसेट मानेंगे और इसको हम लोग जीएसटी के अंदर लेके आएंगे। तो जैसे दूसरी सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, उसी तरह से हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी 18% टैक्स लगाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेंसी, दिस इज एन एसेट। और क्योंकि ये खरीदने बेचने का काम यहाँ पे होता है, इसीलिए हम इसको एज अ सर्विस ट्रीट करने वाले हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं ना, ये कॉइन स्विच और दुनिया भर की ऐड, इनके ऊपर 18% का जीएसटी लगाने की बात चल रही है। तो हालांकि सरकार अभी नहीं लगाने वाली है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन किया जाना बाकी है, लेकिन थोड़े से संकेत यहाँ पे सरकार ने दिए हैं कि शायद फ्यूचर में इस तरह की यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, आप अगर आप चाहो तो इसको रेगुलेट कर सकते हो। तो अभी अभी सरकार का कहना यही है कि भैया क्रिप्टो करेंसी को आप सेल परचेज के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर सेलिंग, मतलब क्रिप्टो करेंसी को सेल एंड परचेज कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का यूज करके आप सामान नहीं खरीद सकते, आप लैंड नहीं खरीद सकते, कार नहीं खरीद सकते, मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो ऐसा फिलहाल इंडिया में इस तरह का सिस्टम है। यही एक सिमिलर न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है, तो इसको तो कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई खास न्यूज़ यहाँ पे थी नहीं। ये सेक्सुअल इंटेंट वाला मैंने आपको लिए बता दिया है। ये कोई अभी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। आज का एडिटोरियल सेक्शन अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे, ये भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसका मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक बार थोड़ा सा ये न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी। बेलारूस क्लियर्स माइग्रेंट कैंप एट द यूरोपियन यूनियन बॉर्डर एज क्राइसिस विद द वेस्ट इजीज। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखा देता हूं मैं। देखिए ये जो आपका ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, ये है बेलारूस। क्योंकि बेलारूस बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के, कि बेलारूस के आसपास और कौन कौन सी कंट्री हैं। देखिए कौन कौन से बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पे आपका जाता है रशिया, जो येलो कलर में है वो रशिया है। फिर आपका आ जाता है, नीचे आ जाता है यूक्रेन, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। यूक्रेन के बाद आता है पोलैंड, पोलैंड के बाद आता है लुथियानिया, और उसके बाद आता है लातविया। तो ये कंट्री हैं जो बेलारूस को के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, समस्या किसके साथ चल रही है? बेलारूस के साथ चल रही है, पोलैंड के साथ चल रही है। यहाँ पे देखिए बेलारूस और पोलैंड के बीच में ये छोटा सा बॉर्डर एरिया पड़ता है, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में पोलैंड और बेलारूस। अब बेलारूस के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स थे जो इराक से आए थे या सीरिया से आए थे। बेलारूस की जो सरकार है उनको यहाँ पे लेके आई जबरदस्ती। जबरदस्ती इन सेंस उनको बोला कि चलिए आप वहां पे बॉर्डर पे चलिए, पोलैंड के अंदर आपको एंट्री करवा देंगे। लेकिन पोलैंड वालों ने क्या किया, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए। तो उन माइग्रेंट्स को यहाँ पे काफी दिनों से रोक के रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था। वो जो माइग्रेंट थे, सर्दी का मौसम है, वहां पे पड़े हुए थे बेचारे, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग जबरदस्ती पोलैंड में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोलैंड की पुलिस उनको वहीं पे रोक रही थी। तो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया था, ये पूरे का पूरा नाटक वहां पे हो रहा था। पोलैंड और यूरोपियन यूनियन बेलारूस के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि वो जबरदस्ती इस तरह का क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बेलारूस जो है पोलैंड के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। तो दोनों सरकारें जो है आपस में कुछ ना कुछ कर रही थी, जो हमेशा वहां पे चलता ही है। वैसे भी बेलारूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि बेलारूस जो है वो रूस पहले जब आरएस ये रशिया जब पहले हुआ करता था यूएसएसआर, तो बेलारूस उस समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। बाद में वो अलग हो गया। आज भी जो बेलारूस की जो सरकार है वो काफी हद तक रशिया के क्लोज मानी जाती है। तो क्योंकि वो उसके क्लोज मानी जाती है, तो पूरा यूरोपियन यूनियन वैसे भी बेलारूस से पहले से ही चिढ़ता है। तो इसने ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे बहुत
सैंक्शंस क्यों लगाई एक अलग कहानी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है क्यों सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन ये पूरे का पूरा मामला वहाँ पे था, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 2-3 हफ्ते हो गए थे उस चीज़ को, उसके बाद अभी फाइनली बेलारूस में जो माइग्रेंट्स थे उनको दूसरी जगह पे लेके जाया गया है, कैंप वगैरह में उनको रखा गया है, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन अभी वहाँ पे थोड़ी-सी सुधर गई है पहले के कंपैरिजन में। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इसकी लोकेशन वगैरह, अदरवाइज़ तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। बाकी डिजिटल लेंडिंग आरबीआई पैनल पिचेस फॉर द टफर नॉर्म सेपरेट लॉ, देखिए ये किसके बारे में है? ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी को कोई लोन लेना है, अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप बैंक में जाइए, अपने पूरा जो पेपर वर्क है वो करिए, बैंक आपको 10 लाख रुपए दे देता है इफ बैंक सेटिस्फाइज। लेकिन आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं टीवी वगैरह में, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वो लोग आपको डिजिटली वो कहते हैं कि भैया हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये फॉर्म भरो, हम आपके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा करवा देंगे। तो डिजिटल लैंडिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं ना, डिजिटल लैंडिंग भी इंडिया में धीरे धीरे पेस पकड़ रही है। लेकिन डिजिटल लैंडिंग फिजिकल लैंडिंग के कंपैरिजन में काफी अलग होती है। और ये जो एप्लीकेशंस होती है ना डिजिटल लैंडिंग वाली, इनके ऊपर आरबीआई बहुत सख्ती से रेगुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कानून है ही नहीं जिसकी वजह से इन ऐप्स के ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकें। तो क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके थ्रू पैसा अरेंज कर रहे हैं। धोनी की ऐड आती है अगर आपने देखा होगा, तो आरबीआई ने पैनल बनाया था इसके रिगार्डिंग, और उस पैनल ने कहा है कि देखो ये जो हम लोग ऑनलाइन लैंडिंग करते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन मार्केट में आ गई हैं, इनके ऊपर जो है ज़्यादा टफर नॉर्म की ज़रूरत है, इनको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ऐसा आरबीआई के पैनल ने बोला है। अभी तो कुछ कंक्रीट नहीं निकला है, इसलिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा सा कहानी थी जो मैंने आपको बता ही दी है। चलिए अभी बढ़ते हैं कहाँ पे, आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। आज का एडिटोरियल सेक्शन भी जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके ही है। तो सीधा सीधा कह रहा है कि ब्रेस अप फॉर द क्रिप्टो करेंसी, मतलब समय आ गया है कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग अपनाएं, इसको एक्सेप्ट करें। देखिए क्रिप्टो करेंसी से भाग के काम नहीं चलेगा भैया, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सच्चाई है, इस बात को मानना पड़ेगा। आप मानिए ना मानिए, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे रहने वाली है, ऐसे ही एडिटोरियल में कहा गया है। तो हम सरकार ये नहीं कह सकती कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फायदे भी हैं, तो उन फायदों का भी फायदा भी लेना चाहिए हम लोगों को। तो उसके बारे में ही ये पूरे का पूरा एक यहाँ पे एडिटोरियल है आज का, कि कहता है कि इट्स डिजिटल मनी। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे इसको, ठीक है। जो इसके मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा। तो इट्स अ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब ये कोई हार्ड करेंसी नहीं है, जैसे आपका हमारे हाथ में 2000 का नोट होता है, 1000 का नोट होता है, इस तरह का कोई हार्ड करेंसी नहीं होती है। डिजिटल करेंसी होती है, आपके पास एक अकाउंट होता है, डिजिटल अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर ही आपका पूरा हिसाब किताब होता है, जो भी आपके पास पैसा होता है, तो दैट्स कॉल्ड अ डिजिटल करेंसी। जैसे आपके पेटीएम में पैसा होता है, वो भी एक डिजिटल करेंसी के टाइप का ही होता है, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे फायदे हैं, जैसे फाइनेंशियल इनोवेशन, है ना। एक नया नया तरीका है भैया, फाइनेंशियल इनोवेशन तो होता ही है डेफिनेटली, है ना। क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत आसान है, इसको ट्रांसफर करना बहुत आसान है, तो फाइनेंशियल इनोवेशन तो खैर है ही। उसके अलावा एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी का पैसे का, अब सोच के देखिए, आपने किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, अब अपने घर से पैसा लेके जाओगे कैश, फिर बैंक में जाओगे, वहां पे फॉर्म भरोगे, फिर पैसे को डिपॉजिट करोगे, फिर वो 2-3 घंटे के बाद उसके पर वहां पे लाइन में खड़े होगे, फिर आप पैसा जमा कराओगे, फिर वो कहीं जाके आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो बहुत लंबा समय लगता है ना। लेकिन और कई बार उसमें गड़बड़ी भी हो जाती है, कई सिस्टम सर्वर डाउन हो गया, हमारे यहाँ तो नेटवर्क डाउन चलता ही रहता है, तो वो भी बहुत सारी समस्याएं हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है बेसिकली। लेकिन डिजिटल करेंसी का यूज करके आप यहाँ पे एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि तुरंत के तुरंत पैसा चला जाता है 2 मिनट में, और एग्जैक्ट अमाउंट जाता है, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको ट्रैक भी कर सकते हो, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है पूरे सिस्टम की। अगर आप सपोज करके देखिए, सभी लोगों की पेंशन है, या फिर मनरेगा का जो वेज आता है, या फिर जो सब्सिडीज वगैरह आती हैं, अगर सभी के सभी ये पैसा अगर डिजिटल करेंसी के थ्रू या फिर डिजिटल मीडियम के थ्रू आने लगेगा, तो कितना जबरदस्त काम हो जाएगा ना। एक तो यहाँ पे लीकेज नहीं रहेगा, करप्शन कम हो जाएगा, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, टाइम बचेगा, कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये बहुत फायदा होता है डिजिटल करेंसी का। उसके अलावा चीपर पेमेंट्स, डेफिनेटली सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको किसी को कमीशन देनी नहीं है, बैंक में जाना नहीं है, तो सस्ता पड़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होंगे, इंटरनेट होगा, तो डिजिटल करेंसी का आप ज्यादातर से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। तो डिजिटल करेंसी के कुछ बेनिफिट भी हैं जो इस एडिटोरियल में बताए गए हैं। उसके अलावा ये दो धारी तलवार होती है ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार होती है।
फायदे होने के साथ साथ कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे सेफ्टी यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है ना। कई बार हैकिंग हो जाती है, किसी ने आपके अकाउंट को चुरा लिया, आपने मोबाइल को हैक कर दिया, आपकी डिटेल चोरी हो गई, आपके अकाउंट से पैसा चला गया, तो वो सेफ्टी वाला कंसर्न तो यहाँ पे खैर है ही। एक ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है यहाँ पे इंटेग्रिटी का। कई बार होता है जो डिजिटल करेंसी या जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो जाती हैं, या फिर इलीगल एक्टिविटी वगैरह के लिए, कोई स्मगलिंग हुआ, ट्रैफिकिंग हुआ, है ना, उस तरह ब्लैक मार्केट जो होती है तो वो उस उनके द्वारा भी यूज किया जा सकता है। तो ये भी बहुत खतरा होता है डिजिटल करेंसी में। उसके अलावा एनर्जी एनर्जी यूसेज, जैसे क्रिप्टो करेंसी अगर आपको जनरेट करनी है तो उसके लिए फिर आपको माइनिंग करनी पड़ती है, और माइनिंग के लिए आपको बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनवायरमेंट के हिसाब से दिस इज नॉट अ क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी तो इंडिया में कहां से आती है? कोल से आती है। तो इट इज नॉट अ क्लीन एज सच। जितना वो ऊपर से देखने में लगता है ना क्लीन एनर्जी है, उतना एक्चुअली में है नहीं। उसके अलावा स्पेकुलेटिव एसेट होता है। अब जैसे यार रुपया है या डॉलर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज रुपया 75 रुपए है, कल रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए हो जाएगा, परसों 500 रुपए हो जाएगा। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है फियाट करेंसी में। फियाट करेंसी जैसे डॉलर, रुपी। लेकिन डिजिटल करेंसी में ना बहुत फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, अगले दिन बहुत कम हो जाता है, तो स्पेकुलेटिव होता है, क्योंकि इट इज नॉट एक्चुअल करेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेकुलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। और एक्सपेक्टेशन का क्या है? एक दिन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, अगले दिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो सकती हैं। तो ये कुछ कंसर्न है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो अच्छे चीजें भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, और खराब चीजें भी पता होनी चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बता पाओगे ना। इसी तरह से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है ना। चलिए आगे। तो इसे क्वेश्चन कुछ आपसे पूछता है। देखिए, पहली बात तो इसने ये कहता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे मान लो हम लोग बिटकॉइन का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, दूसरी भी हैं। इसका कहना है कि बिटकॉइन अभी भी दुनिया में कुछ जगह को अगर आप छोड़ दो, मोस्टली 99% मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिटकॉइन का यूज करके आप कार नहीं खरीद सकते, आप सिलेंडर नहीं खरीद सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो दिस इज स्टिल नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज स्टिल एज एन एसेट। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, उसी तरह से आप बिटकॉइन भी खरीदते हो। एज अ मीडियम एक्सचेंज नहीं है। लेकिन सपोज करिए अगर फ्यूचर में अगर बिटकॉइन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लगेगा तो क्या होगा? रुपए का क्या होगा? डॉलर का क्या होगा? तो दुनिया में जो इस समय करेंसी चल रही हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर फ्यूचर में बिटकॉइन का हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना शुरू कर देंगे। देखिए, थोड़े समय पहले ही पता क्या हुआ था? इलोन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, टेस्ला के सीईओ हैं। इन्होंने कहा था कि अगर किसी को टेस्ला खरीदनी है तो बिटकॉइन के थ्रू भी खरीद सकते हो। इन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसके बाद फिर बहुत लोगों ने ना बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो गई थी। लेकिन बाद में भाई साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग बिटकॉइन से पेमेंट नहीं लेंगे। तो इसका मतलब अभी भी जो एकदम हाई टेक जो कंपनीज हैं वो भी बिटकॉइन के अंदर डील नहीं कर रही हैं एज सच। लेकिन फ्यूचर में अगर वो डील करने लगी मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा? लोकल करेंसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जो बिटकॉइन होता है ना, वो हमारे डॉलर के साथ और रुपए के साथ एज सच compete नहीं करता है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर वो फ्यूचर में compete करने लगेगा तो क्या होगा? इसका एक एग्जांपल जो है लैटिन अमेरिका से दिया हुआ है। लैटिन अमेरिका में पता क्या होता है? लैटिन अमेरिका में उनकी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब लोग अपनी लोकल करेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो लोग की पता किसके ऊपर बिलीव करते हैं? वो अमेरिकन डॉलर के ऊपर बिलीव करते हैं। अगर आप आज किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में चले जाओ, वो लोग डॉलर के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब सामान को खरीदने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, अमेरिकन डॉलर का, रादर देन देयर और लोकल करेंसी, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर लोकल करेंसी। अब सपोज करिए फ्यूचर में क्या होगा? सपोज करिए फ्यूचर में इंडिया में लोगों ने रुपये के ऊपर बिलीव करना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? हम लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बिटकॉइन से सामान को खरीदना शुरू कर देंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली वहां की जो सरकारें हैं वो भी डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्टेबलाइज हो सकता है फ्यूचर में। ऐसा कुछ आइडिया आप लैटिन अमेरिकन कंट्री से लगा सकते हो, ठीक है। इसे इसने नाम दिया है डॉलराइजेशन, ठीक है। तो आप एग्जाम में भी ये टर्म वगैरह लिख सकते हो, डॉलराइजेशन। तो डोमेस्टिक टर्बुलेंस, नो मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए सीधी सी बात कर रहा है भैया। अब ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना या मनी सप्लाई को बढ़ाना। ये मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है।
लेकिन फ्यूचर में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन का यूज करने लगेंगे तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी अब किस लिए बनाओगे? तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा फ्यूचर में अगर बिटकॉइन को हद से ज्यादा लोग यूज करने लगेंगे। तो मैं सिर्फ एक बिटकॉइन का एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब टोटल हम लोग सारी डिजिटल करेंसी की ही बात कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि बिटकॉइन बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। वो तो डिजिटल करेंसी है भैया, डिजिटल को आप रोक नहीं सकते, है ना। अब सरकार अगर देश में इंटरनेट ही बंद कर दे तो अलग बात है, तब तो ठीक है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इंटरनेट को तो बंद नहीं किया जा सकता, राइट। इसीलिए डिजिटल, ये सबको पता है कि डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से बैन करना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन ये निकल सकता है, इसे कहा जाता है स्टेबल कॉइन्स। बिटकॉइन की जगह स्टेबल कॉइन का यूज करो, मतलब बिटकॉइन को अपने रुपी के साथ या डॉलर के साथ पैग कर दो, उसकी वैल्यू को रुपी और डॉलर के हिसाब से फिक्स कर दो। एक तो ये यहां पे इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पूरी तरह से बिटकॉइन को बैन ना करके उसका यूज कुछ लिमिटेड रखो। लिमिटेड इन द सेंस के जैसे रेमिटेंस, अगर किसी आदमी को अमेरिका से इंडिया में पैसा भेजना है तो वो बिटकॉइन में भेज सकता है, अगर किसी को इंडिया से लंदन में भेजना है तो बिटकॉइन से भेज सकता है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जो क्रॉस कंट्री ट्रांसफर होता है, जैसे इंडिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पैसा का लेन देन होता है ना, वो भी डिजिटल करेंसी में किया जा सकता है। ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब आप इसका यूज करिए, लेकिन कुछ लिमिटेड जगह पे यूज करिए, है ना। तो दोनों चीजें, जो इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो भी, और जो बिटकॉइन है वो भी, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्यूचर में भी कंसर्न है। अब सपोज के देखिए, अभी पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं हुआ समस्या का, समस्या अभी और भी है। समस्या है यहाँ पे सोशल मीडिया की, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई भी और बड़े बड़े बिग टेक कंपनी है, एप्पल है, गूगल है। सपोज करिए इन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपनी लोकल करेंसी से विश्वास उठने लगेगा और डिजिटल करेंसी की तरफ विश्वास बढ़ने लगेगा। अब सपोज करिए आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर आपको कोई कुछ चीज परचेज करनी है, तो आप उसको अपने रुपए से ना खरीद के अगर उसको डिजिटल करेंसी से खरीदोगे तो रुपए के ऊपर बिलीव थोड़ी करोगे। यहां पे ये भी एक समस्या है। अभी तक डिजिटल करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये डिजिटल करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज करेंगी। उस समय हमारी लोकल करेंसी का क्या इंपैक्ट होगा ये अभी भी क्लियर नहीं है। आप सोच के देखिए, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सचेंज होता है। अब जब वो डॉलर में डील करते हैं तो उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सपोज करिए अगर यही कंपनी कल को अपनी खुद की बनाई हुई डिजिटल करेंसी में डील करने लगेंगी, तो उनको सरकार को टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स बचाया जा सकता है बाय दिस डिजिटल करेंसी एंड थ्रू दिस बिग प्लेटफॉर्म्स। अब इसका रुपए के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये भी बड़ी सोचने की बात है ना। देखिए, अभी इंडिया में डिजिटल करेंसी को माइन नहीं किया जाता, मतलब इंडिया में अभी डिजिटल करेंसी को नहीं बनाया जाता। जो भी एथीरियम है या बिटकॉइन है, जितनी भी तरह की डिजिटल करेंसी अभी दुनिया में है ना, वो इंडिया से बाहर जनरेट की जाती है। तो डेफिनेटली इंडिया की सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं है भैया। जिस चीज का पैदा ही नहीं कर रहे उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो समस्या बहुत बड़ी है ना। लेकिन कुछ सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी यूज की जा रही है, आप उसको रूपी के साथ सेटल कीजिए। दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी है आप उसको डॉलर के साथ सेटल कीजिए, और डॉलर को और रुपए को आप अलग से सेटल कीजिए। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल बात यही है कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली बनाई क्यों गई थी, इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे मोटिव सीधा सा है कि हम लोगों को सरकार के कंट्रोल से बाहर जाना है। जब क्रिप्टो करेंसी का पर्पस ही यही है कि उनको सरकार के कंट्रोल से बाहर जाना है, तो वो क्या क्रिप्टो करेंसी सरकार कंट्रोल कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो फिर भी अभी पूरी कंट्री के लीडर्स को एक साथ आना चाहिए, इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में जब क्रिप्टो करेंसी का यूज बढ़ जाएगा तो कैसे सरकारें अपने आप को रेलेवेंट रख सकती हैं। क्योंकि इससे तो धीरे धीरे आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम, आपका करेंसी सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है। उसके बारे में ही इस समय सिडनी में डायलॉग चल रहा है, और मिस्टर मोदी जी भी ने भी वहां पे
इस तरह के कंसर्न के बारे में बात कही है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। तो यही था आज का पूरा इंडियन एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का पूरा एनालिसिस। कोई ज़्यादा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ पे कर ली है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगती है दोस्तों, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, दैट इज वाई ऑल फॉर द डे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।